हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर चल रहा है, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक अपने फिनिश कर लिए हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि स्प्लिटिंग इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस स्प्लिटिंग इन सिग्नल। एक प्रोटॉन नंबर ऑफ पीक्स में स्प्लिट हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं कि वो सिंगलेट आ रहा है या डबलेट आ रहा है, ट्रिपलेट, क्वार्टेट, सो ऑन। हमने इसका पैटर्न भी स्टडी किया था, किस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने एक पिरामिडल शेप में एक हमने टेबल भी बनाई थी, जिससे हम फाइंड आउट कर सकते थे कि सिंगलेट के लिए 1:1, डबलेट के लिए 1:2, इन दोनों का सम किया 2:1:1:3:3:1, सो ऑन। हमारे पास डबलेट, ट्रिपलेट, सिंगलेट और वॉटएवर ये 1 2 3 4 5 5 पेंटेट 4, तो पेंटेट की शेप ये रहेगी हमारे पास 1, इसकी 4 की हाइट ये हो गया, अगेन 6 की हाइट, देन 4 की हाइट एंड 1 की हाइट। सो ये पेंटेट का सिग्नल हो गया। इसी तरह 6 सेट सिग्नल होगा। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश कर लिया था। सो हम अब रेंज करते हैं कि कौन सा सिग्नल किस रेंज तक आता है, मींस जो हमारा एनएमआर स्केल है, एनएमआर स्केल में किस रेंज तक हमारा सिग्नल या किस रेंज तक हमारा प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ शील्डिंग और डीशील्डिंग। उस पर दूसरे ग्रुप क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कहां कौन कितना डीशील्ड हो रहा है। हमारे पास एक छोटा सा टेबल रहेगा, उस टेबल से हम सारे मोस्टली जितने भी हमारे पास क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर सकते हैं कि किस रेंज में कौन सा प्रोटॉन आएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं बड़े सिंपल से ग्रुप के साथ। जैसे कि हमारे पास CH3 ग्रुप है, CH2 ग्रुप है और CH ग्रुप है। इसकी मैंने वैल्यू लिखी हुई है। तो जनरली अगर जो ये इसके साथ कोई भी कार्बन से रिलेटेड कोई भी ग्रुप होगा, सपोज CH3 होगा, वटएवर जो भी, मतलब इसके साथ डायरेक्टली कार्बन ही जुड़ा होना चाहिए, तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। अगर जो CH3 हुआ तो उसकी वैल्यू 0.8 से लेके 1.2 तक आएगी। ये वैल्यू होगी आपकी डेल्टा में, हम डेल्टा में स्टडी करेंगे। एक बार हम ये वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा कि CH2 अगर जो कार्बन के साथ होगा। आप देखो मैंने इसमें क्या किया, एक शॉर्ट सा है स्पैन, कैसे हम याद कर सकते हैं, एक शॉर्ट सा तरीका है कैसे हम इसको याद कर सकते हैं कि देखो 1.8 से 1.2 तक सिर्फ मैंने यहां पर 0.4 का हमने मार्जिन रखा है, बट यहां जितने भी मैं यहां पर मार्जिन रखूंगा वो मार्जिन होंगे मेरे पास 0.02 तक। इससे 0.02 मैंने बढ़ाया CH2 के केस में, 1.4 to 1.6, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस हुआ 0.2 का। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसकी वैल्यू यहां पर बढ़ा क्यों रहे हैं। जितने ज्यादा हाइड्रोजन, मतलब जितने ज्यादा इनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन अब मैं बोलता हूं यहां पर सबसे ज्यादा रहेगी। यहां पर 2 है हाइड्रोजन, वहां पर कम रहेगी, 1 हाइड्रोजन है कम रहेगी। सो जितने इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे उतनी डी शील्डिंग ज्यादा रहेगी, मतलब उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी और वो वैल्यू आपको 0.2 बढ़ानी पड़ेगी। मतलब उस रेंज में अगर हम लेके चलते हैं तो हमको जितने भी हमारे पास वैल्यू हैं वो सारी की सारी इजीली याद हो जाएगी। सो मेरे पास अगर जो ये क्वेश्चन आता है कि यहीं पर मैं इसको क्वेश्चन को एक लिखता हूं, CH3, CH2 और CH3, सपोज ऐसे करके मेरे पास कोई क्वेश्चन आया। एक्सप्लेन द PMR स्पेक्ट्रा ऑफ 1 2 3 4 के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन ब्यूटेन का है। सो सबसे पहले हम कहते हैं कि नंबर ऑफ सिग्नल, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, हाफ कैलकुलेट करते हैं, ए इसकी तरफ से आएगा, बी इसकी तरफ से, मींस CH3 दो अलग अलग सिग्नल देंगे बट वो ओवरलैप होंगे तो हमको एक ही सिग्नल दिखेगा। तो CH3 दोनों एक ही सिग्नल देंगे, CH2 दोनों ही ओवरलैप होंगे, इसकी वजह से एक ही सिग्नल देखेगा। तो हम बोलते हैं कि CH2, एक सिग्नल CH2 की तरफ से आया और एक आया CH3 की तरफ से, बट हैं कितने, ये मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पर भी हम इसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मेरे पास ये रहेगा। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ द सिग्नल।
हमने बात की थी शेप ऑफ द सिग्नल हम निकालते हैं n+1 से। n क्या हुआ? नेबरिंग प्रोटॉन। हम बात करते हैं सबसे पहले CH3 की। करते हैं CH3 के साथ में 2 प्रोटॉन हुए, मींस 2+1। अगर जो मैं CH3 की बात करता हूं तो 3 के लिए ट्रिपलेट की शेप आपको पता थी, 1 हाइट, डबल हाइट, 1 हाइट, 1:2:1। सो CH3 की बात होगी हमारे पास। देन इसके बाद आता है CH2। इसके साथ में कितने प्रोटॉन है? बिकॉज सिमिट्रिकल है, सिमिट्रिकल में इसकी वजह से कोई स्प्लिटिंग नहीं मानेंगे हम इसकी तरफ से स्प्लिटिंग मानेंगे। जब सिमिट्रिकल होता है, सिमिट्रिकल में स्प्लिटिंग नहीं होगी सेम ग्रुप की वजह से। सो हम इसमें बात बोलते हैं कि CH2 के साथ हमारे पास CH3 आ गया, तो नंबर ऑफ n की वैल्यू यहां पर 3 + 1 4 के लिए क्वार्टेट में हम बात करते हैं 1:3:3:1, 1:3:3:1। ये हमारे पास क्वार्टेट की शेप होगी। चलिए हम बात करते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी, रेंज क्या होगी, किस रेंज में सिग्नल आया। सपोज मेरे पास NMR स्केल ऐसे था 0 से 10 तक, ये मैंने हाफ कर दिया, ये 5 हो गया, और ये सपोज 1 तक मैंने कर दिया, यहां पर 1 लिखा है मैंने, ठीक है। सो मैं बात करता हूं सबसे पहले CH3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.8 से 1.2 तक। अब 0.8 सपोज मेरा यहां हुआ, 1.2 यहां हुआ। अब आपको ट्रिपलेट बनाना है। ट्रिपलेट मींस 0.8 से स्टार्ट करके, मैं कहता हूं 0.8 से स्टार्ट करके, और 0.2 या 0.3 जितना भी आप गैप दे सकते हो, 0.2 का मार्जिन दे सकते हो। सो मैं यहां पर वैल्यू लिखता हूं, CH3 कम्स आउट 0.8 to 1.0। आप कहोगे यहां तो 0.4 का डिफरेंस है, आपको 0.2 का भी डिफरेंस चल जाएगा, 0.3 का भी डिफरेंस चल जाएगा, 0.4 का डिफरेंस। अब यहां पर अगर जो इसके साथ कोई क्वाटरनरी कार्बन हुआ या कोई इसके साथ फर्दर आगे कोई चेन बनके कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हुआ, मैं कहता हूं कि क्लोरीन अगर जो इसके साथ लग गया ऐसे करके कुछ, तो वो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इससे विड्रॉ करेगा, और ये इसने विड्रॉ किए और इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो यहां से विड्रॉ होगा। उस केस में ये होगा, इसका सिग्नल हम बात करते हैं 1.1 to 1.3, या फिर हम बात कर सकते हैं इसके लिए 1.0 to 1.2। ये दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं अगर जो क्लोरीन इस कार्बन के साथ लगा होगा, मींस क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर से विड्रॉ करेगा, सो डीशील्ड होगा यहां पर, तो उस केस में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी। बट मैं इसको रब करता हूं, बट यहां पर हमारा ऐसा कुछ नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लग रहा, सो हम इसको मिनिमम वाली वैल्यू पे रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बारी आती है हमारे पास CH2 की। CH2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1.4 to 1.6। ये मैं डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं, 1.4 to 1.6। सो यहां पर मेरा क्वेश्चन फिनिश हो गया। मींस ये कंपाउंड था, नंबर ऑफ सिग्नल आए हमारे पास 2 CH2 थे, इनकी तरफ से एक ही सिग्नल आया, इसको मैंने B बोला था और इसको A बोला। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ द सिग्नल। शेप ऑफ द सिग्नल में मैं CH3 की बात करता हूं। ट्रिपलेट ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसकी रेंज हमने मिनिमम वाली वैल्यू लिख दी। देन CH2 की बात की हमने, CH2 में हमने 4 क्वार्टेट की हमने शेप लिख दी, तो इसकी वैल्यू 1.4 to 1.6। अब ये देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ये वाली फर्स्ट पीक जो थी यहां पर, ये आ रही है 1.4 से और यहां पर होगी 1.6, ऐसे चलेगा, बिकॉज ये NMR स्केल ये इस तरह चल रहा है, इधर हमारी वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर यही बात मैं CH3 के केस में करूंगा तो यहां पर जो वो वैल्यू होगी 0.8 से 1.0 हमारे ऐसे रहेगा।
सो इस तरह इस पैटर्न से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए इसमें मैं पहले वैल्यू लिख देता हूं, मोस्टली जो हमारे पास वैल्यू होंगी। चलिए मैं बात करता हूं, अगर जो यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग कौन से हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम इन चारों का जिक्र करते हैं। अगर यहां पर इस CH3 के साथ फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, तब हमारे पास कितना कितना इफेक्ट रहेगा। अगर मैं कहता हूं फ्लोरीन CH3 हुआ, फ्लोरीन CH2 हुआ, वैलेंसी आप कंप्लीट कर लेना या कंप्लीट होगी, वैलेंसी आप कंप्लीट कर सकते हो इसकी। सो मैं यहां पर बोलता हूं, यहां पर आप देखिए, यहां पर अगर जो एक हाइड्रोजन हुआ तब ये डबलेट में स्प्लिट होगी, वो डबलेट ऐसे आ सकता है, बट यहां सिर्फ फ्लोरीन है, मींस यहां पर इसके नेबरिंग में कोई भी प्रोटॉन नहीं है। मींस प्रोटॉन नहीं है तो वैल्यू सिंगलेट, सिंगलेट में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी ये शेप की। अगर जो आप कहो तो सिंगलेट ये डबलेट होगा, मींस दो पीक आ रही हैं, सिंगलेट में सिर्फ एक ही पीक आएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर फर्स्ट वैल्यू होती है 3.8, वो फर्स्ट वैल्यू होगी 3.8, 0.2 का मार्जिन हम रखते हैं, 4.0 से 4.2, देन 4.4 से 4.6। देखिए 3.8, 0.2 हमने ऐड कर दिया, 0.4 से 4.2, फिर 0.2 ऐड कर दिया, 4.4 टू 4.6। सो ये हमारे पास फ्लोरीन की वैल्यू होगी। क्लोरीन की बात करता हूं, ClCH3, ClCH2, ClCH। इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी, बिकॉज इसके साथ में भी कोई प्रोटॉन नहीं है तो सिंगलेट होगी, तो ये हमारी शुरू होती है 3.2 से, 0.2 का मार्जिन रखते हैं हम, 3.4 टू 3.6, देन 3.8 टू 4.0। ये हमारे पास CH3 की कंप्लीट होगी। अब याद रखना, अगर जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं कि ऑक्सीजन, सल्फर, हम ज्यादा नीचे बात नहीं करेंगे, ऑक्सीजन से पहले हमारे पास नाइट्रोजन और फ्लोरीन यहां पर रहेगा और क्लोरीन यहां पर रहेगा। सो मैं ये इस वजह से एग्जांपल ले रहा हूं, ऑक्सीजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है। सो यही वैल्यू अगर जो हम ऑक्सीजन लगाएंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू रहेगी। अगर जो यहां पर मैं ऑक्सीजन लगा देता हूं Cl की जगह, तो हमारे पास सेम वैल्यू ऑक्सीजन के केस में भी रहेगी। अब यहां से दो चीजें आपको क्लियर होगी, क्लोरीन की वैल्यू भी क्लियर होगी अगर जो साथ में लग रहा होगा, या फिर अगर जो ऑक्सीजन लग रहा होगा वो वैल्यू भी क्लियर हो जाती है। ऑक्सीजन, क्लोरीन के बाद आता है हमारे पास ब्रोमीन। सो ब्रोमीन के केस में हमारे पास 2.7, 2.8 से स्टार्ट किया, 3.0, 3.2 से स्टार्ट किया और 3.4। सो ये हमारे पास ब्रोमीन की वैल्यू होगी। देन आयोडीन की बात करते हैं हम। सो 2.2 सिंगलेट से स्टार्ट करते हैं, 2.4 टू 2.6, देन 2.8 टू 3.0। ये हमने बात की CH की, जब आयोडीन इसके साथ में होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो पहली वैल्यू है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, सबकी पहली वैल्यू दीज आर सिंगलेट। जिसको मैंने सर्कल किया वो हमारे पास सिंगलेट होगी, सिंगलेट। सिंगलेट क्यों होंगी? क्योंकि इनके साथ में कोई भी प्रोटॉन नहीं है। प्रोटॉन नहीं है तो n+1 की हम बात करते थे, n+1, n की वैल्यू होगी 0 + 1,
तो आंसर आया 1। 1 के लिए सिंगलेट आएगी, मींस इनकी एक सिंगल पीक ही रहेगी। चलिए, ये आपके पास सिंपल कार्बन के साथ ये दीज 3 ग्रुप हो गए। देन फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसी के साथ हम बात करते हैं कुछ और ग्रुप की। चलिए इसी के साथ बात करते हैं कुछ और ग्रुप की। ये वैल्यू आपने पहले ही पढ़ ली है, मींस डबल बॉन्ड था। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट में हमने इसकी बात की थी। तो ये वैल्यू आती है 4.52, जनरली ये रहती है 5.5 तक, यहां तक रहती है, यहां इस पे या इसके आगे हम इसकी रेंज जनरली बोल सकते हैं 5.0 टू 5.5, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू। इतना डिफरेंस क्यों लिख दिया? क्योंकि इसके साथ ये ऐसे रहेगा और यहां पर अगर जो कोई क्लोरीन या ब्रोमीन वटएवर कोई भी ग्रुप रहेगा, सो वैल्यू ज्यादा जाएगी, और अगर जो सिंपल हाइड्रोजन रहेगा तो वो वैल्यू कम आ सकती है। ठीक है, तो मैं यहां पर सिंपल की बात करता हूं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो हमने एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट में पढ़ा था, ये वैल्यू हम लिखते हैं 2.3 से 2.5 तक की रेंज का। चलिए, ये 2 वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। देन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीक आती है OH की। OH एक्सचेंजेबल प्रोटॉन होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा पोलर सोलवेंट के साथ, नॉन पोलर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। अगर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डीशील्डिंग हो रही है, मींस अगर जो हम पोलर सोलवेंट की बात कर रहे हैं, मैं पोलर सोलवेंट की बात कर रहा हूं, पोलर सोलवेंट की बात कर रहा हूं, तो डीशील्डेड रीजन। अगर नॉन पोलर सोलवेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, तो फिर हमारे पास शील्डेड रीजन, फिर हमारे पास शील्डेड रीजन रहेगा। सो इसी फैक्ट को याद रखते हुए हम इसकी वैल्यू लिखते हैं 1.8 से, ये बहुत बड़ी रेंज की रहेगी हमारे पास, ये रहेगी 5.5 तक। अब आपको पता लग गया कि कौन सी नॉन पोलर के केस में रहेगी, ये नॉन पोलर के केस में रहेगी, और ये 5.5 पोलर के केस में रहेगी। और पोलर के केस में कब रहेगी? जब ये एरोमेटिक की तरफ रहेगी। एरोमेटिक में रहेगी, और एरोमेटिक में बहुत सारे इफेक्ट रहेगा, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट भी रहेगा, उसमें कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी, वो फैक्टर भी रहेगा हमारे पास। तो इस वजह से ये मोस्टली जो 5.5 की हमने बात की, वो पोलर विद एरोमेटिक रीजन की बात थी, और ये जाहिर है कि ये एलिफेटिक की बात रहेगी। ठीक है, ये एक्सचेंजेबल प्रोटॉन है, तो इसकी रेंज बहुत ज्यादा वेरी करती है। इसके साथ साथ वो NH2 हुआ या SH हुआ, दीज आर ऑल्सो एक्सचेंजेबल प्रोटॉन। मींस एक्सचेंजेबल मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, ये एक्सचेंज कर जाते हैं। अगर जो हमारे पास, मैं कहता हूं कि D2O मैंने ऐड किया किसी सॉल्वेंट में, अगर उसमें कोई OH ग्रुप रहा, तो ये क्या होगा, ये जब D2O इसमें ऐड होगा तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, तो OD समथिंग ऐसा कुछ करके हमको जो कंपाउंड था वो इस तरह मिल जाएगा। अब देखिए इसकी खास बात क्या होगी कि हाइड्रोजन तो PMR, अगेन हम लिखते हैं यहां पर PMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम जिक्र कर रहे हैं, तो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं। प्रोटॉन था, यहां पर इसका सिग्नल आएगा, बट जैसे ही हमने D2O डाल के उसको शेक किया, तो रिएक्शन होने के बाद, मींस जब ये एक्सचेंज हो गया, यहां पर हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन ना होने की वजह से यहां पर नो सिग्नल, और यहां पर सिग्नल, कुछ ना कुछ सिग्नल होगा। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन था, वटएवर मेरे पास OH था, एक कंपाउंड था मेरे पास, कंपाउंड में मेरे पास 3 पीक्स थी, वन पीक
हमारे पास थी 4.5 के पास, 1 थी, जो सेकंड पीक थी हमारे पास वो होगी हमारे पास, सपोज मैं वैसे मेजर कर रहा हूं 3.2 के पास, और थर्ड पीक को मैंने ले लिया 2.5 के पास। सो मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में मेरे पास OH था, तो कौन सी पीक OH की होगी? तो मेरे पास बड़ा सिंपल सा एक आंसर था, इसमें कंपाउंड में मैं D2O डालकर शेक कर देता हूं, जौन सी पीक गायब होगी, मींस जौन सी पीक गायब हो रही है, पीक कैसे गायब होगी, अगर जो मैंने D2O डाल दिया तो OD बन जाएगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, तो वो पीक हट जाएगी। तो मैं दोबारा उसका NMR स्पेक्टर रन करूंगा तो इनमें से कोई ना कोई एक पीक मुझको गायब मिलेगी। जब वो गायब मिलेगी तो मैं वो बता सकता हूं कि वो पर्टिकुलर पीक OH की वजह से आई थी, और वो हमारा OH इनमें से कोई भी हो सकता है। ये चीज इसकी एक्सचेंजेबल प्रोटॉन की खास बात है। तो इस चीज को बड़ा ध्यान में रख के चलना कि OH, NH2SH, these are the exchangeable proton, और ये जनरली एक्सचेंज हो जाते हैं किसके साथ? ड्यूटेरियम के साथ। जितना ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज होंगे उतना ही ये अपना सिग्नल नहीं देंगे। जैसे कि ड्यूटेरियम के साथ एक्सचेंज होने के बाद इसने कोई सिग्नल नहीं दिया, बट यहां पर हाइड्रोजन था, ये सिग्नल दे रहा था। तो यहां पर भी मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया कि मैंने यहां पे बताया कि कोई पीक गायब होगी, सपोज इस केस में मैं कहता हूं कि मेरे पास 3.2 वाली मेरे पास पीक गायब हो गई, तो मेरे को बाद में जब D2O शेक करने के बाद मेरे को फाइनली दो पीक मिलती हैं, 4.5 की और 2.5 की। सो मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये वाली पीक थी, ये मेरे पास जो थी OH की पीक थी, जिसको मैंने कट कर दिया, ये OH की पीक थी। सो वहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो विच। सो हम NH2 की बात कर रहे हैं। NH2 की वैल्यू हमने लिखी 1.5 टू 4.0 डेल्टा, सभी वैल्यू डेल्टा में ही चली आ रही हैं। SH की हम बात करते हैं 1.2 टू 3.5 डेल्टा। अगेन हम कहते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एरोमेटिक के केस में रहेगी, मे भी शायद इससे ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है या नहीं बना रहा। सो जनरली ये रेंज इनके बीच में आ जाती है। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज बनती है हमारे पास एरोमेटिक रीजन। एरोमेटिक रीजन हमारे पास 6.8 टू 8.0 तक हम मान के चलते हैं। These are the aromatic reason, because इतना एरोमेटिक रीजन क्यों आया, इतनी वैल्यू क्यों आई? बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड था। डबल बॉन्ड में एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट आप पढ़ रहे हो, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से बेंजीन रिंग की जो वैल्यू होगी वो 6.8 टू 8.0 जाएगी। 8.0 कब जाएगी? जब इस पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे होंगे। सपोज जैसे कि मैं कहता हूं NO2 विड्रा कर रहा है, दो ऑक्सीजन लग रही हैं, ये स्ट्रांगली विड्राइंग ग्रुप होगा, तो उस केस में ये 8.0 तक रहेगा। अगर यहां पर मैं कहता हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जैसे कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा हमारे पास, तो मतलब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तब उस केस में 6.8 की हम बात करते हैं। जब हमारे पास, मैं यहां पर लिखता भी हूं, जब हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ NH2 ग्रुप अटैच होगा। अगर जो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की बात करी हमने, NO2 ग्रुप अटैच हुआ, तब हमारे पास 8.0 की वैल्यू आएगी। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम एल्डिहाइड और एसिड की। एल्डिहाइड हमारे पास RCHO, तो मैं इसको इस तरह लिखता हूं RC डबल बॉन्ड OH। डबल बॉन्ड हुआ, मैंने इस वजह से लिखा, डबल बॉन्ड दिखता है हमको, डबल बॉन्ड की वजह से हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट आता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। सो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम लिखते हैं 9.2 से 10 के नियर अबाउट, जनरली 9.7 तक आ जाती है ये वैल्यू। RC डबल बॉन्ड OH, ये NMR स्पेक्ट्रा की जो रेंज है, जनरली हम 10 तक की रेंज मानते हैं, उससे बाहर जाती है, बट आप अगर जो ग्राफ को थोड़ा सा और प्लॉट करते हो 15 तक, तब ये विजिबल रहेगा। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास मोर देन 10, और जनरली हम कहते हैं इसकी वैल्यू 12 तक जा सकती है, मैक्सिमम हमारे पास 12 तक जा सकती है।
चलिए CH3 अगर जो एल्डिहाइड या कीटोन हुआ हमारे पास, वट एवर जो भी ग्रुप हुआ, मैं CH3 की बात कर रहा हूं। CH3 अगर जो कार्बोनिल के साथ अटैच होगा, CH3 कार्बोनिल के साथ अटैच होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.3 से 2.5 तक। अब यहां पर कंफ्यूज ना होना कि मैंने कोई रेंज लिखी है डबलेट ट्रिपलेट, इट में भी किसी बुक में ये 2.3 भी हो सकती है, 2.4 भी मेंशन हो सकती है, 2.5 भी मेंशन हो सकती है, ऑल आर राइट, सभी ठीक है। तो इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट ये कंफ्यूज ना होना कि ये डबलेट ट्रिपलेट रहेगी, ये सिंगलेट रहेगी। तो सिंगलेट रहेगी, इसमें से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है आपके पास। अब ध्यान देने की बात है, जब बेंजीन के ऊपर CH3 हुआ, इस CH3 की भी सेम ही वैल्यू रहेगी, सिंगलेट रहेगा अगेन, और वैल्यू रहेगी 2.3 या 2.4 या 2.5, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। सो मोस्टली हमारे पास जितनी भी पीक हमने मेंशन की हैं ग्रुप के साथ, वो सारी हो गई हैं। ये सफिशिएंट है कि हमारे इस लेवल तक के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैं क्वेश्चन करता हूं 1 2 के लिए इथ ब्रोमीन लग रहा है, इथाइल ब्रोमाइड हमारा इसका नाम हुआ। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आना चाहिए कि आप स्ट्रक्चर बना सको। सपोज आपके पास लिखा है इथाइल ब्रोमाइड या एसीटोन या इथाइल एसीटेट, वटएवर जो भी लिख के आया, आप उसे स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लो, और स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के बाद हम उसका पैटर्न स्टडी करते हैं। सो हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड लिखा हुआ है। हम पहले ब्रोमीन वाली रेंज लिखते हैं कि ब्रोमीन अगर जो CH3 के साथ हुआ, सो CH3 जब अटैच होगा 2.7 की हमने बात की थी, 2.8 से 3.0 की हमने बात की, और यहां पर 3.2 से 4.0 की हमने बात, 3.2 से हमने 3.4 तक की हमने बात की। ये हमारे पास रेंज थी जो हमने CH2 की लिखी हुई है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल 1 2 हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल रहेंगे। 1 किसकी वजह से, CH3 की वजह से, और दूसरा CH2 की वजह से। चलिए देन बात करते हैं शेप ऑफ सिग्नल। शेप ऑफ द सिग्नल क्या कहता है कि हमारे पास दो तरह के ग्रुप थे, CH3 था और CH2 था। CH3 के साथ CH2। अगेन जब शेप ऑफ द सिग्नल आएगा तो हम डायरेक्टली बात करेंगे N+1 की। N हमारे पास नेबरिंग प्रोटॉन, CH3 की बात कर रहे हैं, उसके साथ में कितने प्रोटॉन है। वो अपनी प्रोटॉन की बात नहीं करेंगे कि कभी आप ऐसे कर दो कि CH3 की बात करें तो CH3 के पास 3 प्रोटॉन है, 3+1 4, वो गलत है। तो हमको सिर्फ नेबर में प्रोटॉन काउंट करने हैं। सराउंडिंग में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो 2+1 3 ट्रिपलेट की शेप आपको पता है। अब CH2 अगर जो ब्रोमीन के साथ होगा, CH2 ब्रोमीन के साथ होगा, तो रेंज विल बी 2.8 टू 3.0। चलिए फर्स्ट हमारा सोल्व हो गया। देन CH2 की बात करते हैं। CH2 जब CH3 के साथ होगा तो N की वैल्यू यहां पर होगी 3+1 4, तो 3+1 4 के लिए क्वार्टेट की शेप 1:3:3:1 1:3:3:1। अब रेंज क्या होगी, अब यही बात हम करते हैं। CH3 की हमने बात करी थी 0.8 से 1.2 तक। हमने फिर वही बात करी थी कि मैक्सिमम वैल्यू कब रहेगी, जब इसके साथ CH2 होगा बट उसके साथ कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है, ब्रोमीन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नहीं है जैसे कि हम फ्लोरीन की बात करते हैं या क्लोरीन की बात करेंगे या ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो इसको आप 1.2 तक भी लेके जा सकते हो, 1.2 से पहले भी स्टॉप कर सकते हो। सपोज मैं 2 रेंज लिखता हूं यहां पर, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं कि 0.9 टू 1.1।
या फिर आप ये भी रेंज लिख सकते हो 1.0 टू 1.2। अब इसमें लिखनी आपको एक ही रेंज होगी, अगर आप ये भी लिखते हो तब भी सही है, अगर ये भी लिखते हो तब भी सही है, इसमें कोई गलत नहीं है कुछ भी, मतलब लिखनी आपको सिर्फ एक ही वैल्यू है। चलिए यहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं कि मेरे पास अगर जो एक CH2 और आ गया और ब्रोमीन था, देन मेरे पास क्या क्या चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ सिग्नल। मैं एक बार ये सारे रब कर देता हूं सभी वैल्यू, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सिग्नल 1 2 3, दोनों CH2 सेम है बट मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। दोनों CH2 सेम है बट मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग है। मींस इसके साथ तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बट इसके साथ CH3 है, सो दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग सिग्नल देंगे। तो A, B एंड C, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हुए CH3, 1 CH3 की वजह से, CH2 की वजह से और CH2 की वजह से। चलिए अब देखिए CH2 दोनों सेम है, इनको मैं अलग अलग लिखता हूं, इसको मैं नंबरिंग दे देता हूं 1 2 और 3। सो शेप ऑफ द सिग्नल की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं CH3 की तरफ से। CH3 के साथ में हमारे पास CH2 था, तो शेप ऑफ द सिग्नल हमारे पास क्या बोलता है, N+1, N+1। N नेबरिंग वाला प्रोटॉन 2 थे, 2+1 3 के लिए वही ट्रिपलेट की बात की हमने, ये आपको पता है। ट्रिपलेट की जल्दी से शेप बना दो, ये शेप भी बना दी हमने ट्रिपलेट की। इसकी रेंज हम बात करते हैं, ब्रोमीन बहुत ज्यादा दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं रहेगा, सो आप मिनिमम रेंज भी लिखोगे वो भी चलेगी कि 0.8 टू 1.0 तक हमारी वैल्यू आ गई। चलिए देन हम बात करते हैं CH2 की, 2 नंबर वाला। इसके साथ में कितने प्रोटॉन है, 2 + 3 5, 5+1, 2 तो ये वाले, इसकी बात कर रहा हूं मैं, देखिए इसकी बात कर रहा हूं, 2 और 3 5, 5 + 1 6, 6 के लिए 6 सेट। शेप आपको बनानी है, शेप जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। 1 2 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1, सो होगी 6 सेट वाली बारी। सो 1 की हाइट 5 टाइम हाइट 10 टाइम हाइट, चलिए ये हमारे पास 6 सेट की हाइट होगी। सो इसकी रेंज की बात करते हैं हम। CH2 की हमने बात की थी, ये CH2 नॉर्मल वाला, जब इसके साथ में कार्बन की बात की तो CH2 की रेंज हमने लिखी थी 1.4 टू 1.6। इसके साथ एक जो CH2 है उसके साथ ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, ब्रोमीन इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मींस ये मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू से 0.2 आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू 1.6 तक की थी, 1.8 तक हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 1.7 भी एक्सपेंड कर सकते हो आप, वो भी एक्सेप्टेबल है। बट यहां पर जो वैल्यू हमने लिखी थी वो हमारी जब इसके साथ कार्बन था और उस कार्बन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था। बट जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो मैक्सिमम से स्टार्ट करो आप और 0.2 का मार्जिन आप रखो। जरूरी नहीं है कि हमने ये वैल्यू लिख दी तो वो फिक्स रहेगी, बट हम साथ में नेबरिंग जो ग्रुप लगेगा हमारे पास उसका फैक्टर भी इसमें रहेगा, उसका रोल भी इसमें रहेगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। CH2 की, CH2 डायरेक्ट ब्रोमीन के साथ अटैच है, ये हमारी पहले वाली वैल्यू होगी। अब ये देखिए इसके साथ 2 प्रोटॉन थे, 2 + 1 3 के लिए ट्रिपलेट, ट्रिपलेट की शेप आपको पता है 1:2:1, सो हमारे पास ट्रिपलेट की शेप होगी। देन
CH2 अगर जो ब्रोमीन के साथ अटैच है तो 2.8 टू 3.0, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे पास सोल्व हो गया। आप यहां से शेप फाइंड आउट कर सकते हो अगर जो आपको शेप याद नहीं है तो। यहां पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सो स्टार्ट करते हैं वहीं से, नंबर ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। अगेन नंबर ऑफ सिग्नल इसमें आएंगे हमारे पास 1 2 3 A B और C, तो नंबर ऑफ सिग्नल 3 हो गए, एक CH3 से, एक CH2 से और दूसरा CH3 से। नंबरिंग करते हैं हम। नंबरिंग आप इधर से करोगे या इधर से? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है, इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, 1 2 3 4। सो 1 और 4 नंबर इसको आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको सिंगल है, इसको नंबर दो या ना दो तब भी चलता है क्योंकि CH2 बिल्कुल अलग है। तो शेप ऑफ द सिग्नल की हम बात करते हैं। यहां पर हमको इन नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसमें कोई नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। शेप ऑफ द सिग्नल की बात करते हैं, CH3 की बात करते हैं। फर्स्ट शेप ऑफ द सिग्नल अगेन n+1, आपको याद हो गया नंबर n 0 0 + 1 1 के लिए सिंगलेट अगेन वैल्यू आती है। अब इसकी क्या वैल्यू थी? इसकी वैल्यू हमने रखी थी जो भी CH3 और बेंजीन के साथ जब CH3 की बात करी हमने, मैं दोनों ग्रुप लिखता हूं यहां पर, CH3 ये वाला या कार्बोनिल के साथ में जो CH3 होगा उसकी वैल्यू हमने 2.3 रखी थी या 2.4 रखी थी या 2.5, कुछ भी आप इसमें से बोल सकते हो, सभी एक्सेप्टेबल हैं। सो आप इसकी वैल्यू, सपोज मैं इसकी वैल्यू रखता हूं 2.4 डेल्टा सिंगलेट। चलिए, तो सिंगलेट का S भी लिखना है हमको। देन CH2 की बात करते हैं हम। CH2 की बात करते हैं। CH2 के साथ में कितने प्रोटॉन हैं? n+1 3 + 1 4। 4 के लिए अगेन क्वार्टेट की वही शेप थी, 1:3:3:1। बात आती है वैल्यू की। ये वैल्यू कितनी थी? उससे 0.2 बढ़ा देंगे। ये वैल्यू हमने कितनी रखी थी? 2.4। तो ये हमने वैल्यू रखी। अब याद रखना ये रेंज है, सिंगलेट नहीं है, इसमें हमको रेंज देनी पड़ेगी। मींस सपोज मैंने 2.4 रखी तो मैं इसको लिखता हूं 2.6 टू 2.8 तक। तो मैंने 0.2 का मार्जिन देके इसकी रेंज लिख दी है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास CH3। अगर ये 4 नंबर वाले की बात करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट नेबरिंग ग्रुप कितने हैं? नेबरिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 + 1 3। 3 के लिए ट्रिपलेट की शेप 1:2:1 1:2:1। ये हमारे पास शेप होगी। इसकी रेंज की बात करते हैं। CH3 जब CH2 के साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ होगा, तो 0.8 से हमने 1.2 तक की रेंज रखी थी। बट इसके साथ कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लग रहा है, ऑक्सीजन विड्रा कर रहा है, कुछ ना कुछ, यानी हाउ ये इफेक्ट भी रहेगा। और उसके साथ साथ याद रखना कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट भी रखेगा। तो ये वैल्यू मैक्सिमम तक लेके जाएंगे। मैक्सिमम कितनी? 1.2 तक। तो हम लिखते हैं इसकी वैल्यू 1.0 टू 1.2। अगर इसको आप ये वैल्यू ना रख के इस आप से 1.2 टू 1.4 रखते हो तो वो भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। चलिए, सो जो वैल्यू हमने लिखी है आज, जो रेंज हमने लिखी है, वो मोस्टली सारे क्वेश्चन को हमारे ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, सारे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सफिशिएंट रहेगी। अगर हम जैसे जैसे क्वेश्चन इसमें डाउट सोल्व करेंगे, उसमें कुछ नई चीज आएंगी तो नई रेंज हम लिख सकते हैं, 1 या 2 जो भी होंगी। मोस्टली जो ये रेंज रहेगी, आप अगर जो 0.2 का मार्जिन लेके, जैसे हमने लिखा कि किसी भी वैल्यू को 0.2 का डिफरेंस लेके हम
स्टडी कर सकते हैं। उसकी बेस वैल्यू की क्या बात करी हमने, अगर जो CH3 इसके साथ फ्लोरीन हुआ, ये मेरी बेस वैल्यू बन गई, और उसके बाद जो वो वैल्यू रहेगी, या ब्रोमीन के साथ रहा ये, या आयोडीन के साथ रहा ये, या फ्लोरीन के साथ, या क्लोरीन के साथ, फर्स्ट इज द बेस वैल्यू। उसके बाद आपको 0.2 का रेंज लेके वैल्यू आप अपने आप जनरेट कर सकते हो। आपको सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है, Br के साथ या आयोडीन के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, तो आप सारी रेंज सोल्व कर सकते हो। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन की सेम रेंज रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि ये कुछ एक वैल्यू याद रखना और उस वैल्यू से हमको क्वेश्चन सोल्व करना। अगर मुश्किल भी लगता है तो एक दो बार आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, वो वैल्यू आपको याद हो जाएगी। चलिए, आज के लेक्चर में हमारे पास कुछ हमने क्वेश्चन किए और कुछ हमने वेरियस ग्रुप थे जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने बात करी, उसमें जो अलग अलग ग्रुप आ रहे थे तो हमने उसकी रेंज के बारे में डिस्कस किया। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ ये जो हमने वैल्यू की हैं, ये वैल्यू हमको याद रखनी है, प्लस जो भी आपके पास इस तरह के सिंपल क्वेश्चन बनाओ और उसको सोल्व करके देखो, तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी ये वैल्यू याद रखने में और प्रॉब्लम सोल्व करने में। आप ध्यान दीजिए, ये सिर्फ हमको नंबर ऑफ सिग्नल और शेप ऑफ द सिग्नल में सारी चीजें क्लियर रहेगी। इसमें एक चीज और हमने मिस कर दी है, जैसे कि CH3, तो कितने, इस ग्रुप में कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 3 हाइड्रोजन लिखती है। CH2, इस ग्रुप में कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 2 हाइड्रोजन। CH3, इसमें कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 3 हाइड्रोजन। बस सिंपल, एक ये भी लिख दिया। सो हमारे पास जो क्वेश्चन था हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए, आज की इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।